जैसा कि आप हमेशा से जानते रहे हैं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, लेकिन अभी कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से कुछ दिन डिले हो गया, तो उसके लिए हम आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अभी से आप हमारे साथ कंटिन्यू करें क्लासें, और इस पूरे महीने भर एक भी दिन ऐसा नहीं होने वाला है जब आपकी क्लास नहीं होने वाली है। तो आप बड़े कंफर्ट के साथ में, बड़े ईज के साथ में हमारे साथ क्लास को करेंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी पाएंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है सर्वनाम। और सर्वनाम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, पहली बात। और दूसरी बात है, ये ठीक ठाक वेटेज भी किसी भी एग्जाम पे एक क्वेश्चन का तो प्रबल दावेदार होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आज पढ़ाऊँगा सर्वनाम का टॉपिक। तो सबसे पहले सर्वनाम के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं। बेसिक सी चीज़ें क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी हिंदी में महती आवश्यकता क्या है, और क्यों हमें सर्वनाम जैसे टॉपिक को अपनी हिंदी भाषा में इंक्लूड करना पड़ा जबकि मेरे पास संज्ञा हुआ करती थी, ठीक बात। तो अगर हम सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें कि ये सर्वनाम है क्या, तो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सर्व और धन नाम। तो जैसा कि इसका नाम ही है सर्वनाम, अगर इस हम नाम की ही समीक्षा करें, हम इससे ही इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। और नाम माने संज्ञा। भाई आप इस प्रकृति में जितने भी नाम हैं, अगर हम किसी वस्तु का नाम दे सकते हैं तो 101% वो संज्ञा ही होगी। भाई आप किसी का भी नाम, आप टेबल आपने नाम रख दिया, किसी का सांग नाम रख दिया, किसी का दरवाज़ा नाम रख दिया, किसी का छत नाम रख दिया, किसी का फ्लोर नाम रख दिया, यानी अगर आप किसी भी वस्तु को, प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु को अगर आप किसी नाम से पुकारते हैं, इसका मतलब वो संज्ञा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर हम संज्ञा का स्थान बदलना चाहें, यानी कभी कभी क्या होता है कि एक जो संज्ञा है, एक जो शब्द है, वो कई पैदल जाता है। तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चे ये समझा रहे होंगे कि अगर राम घर जाता और राम पैदल जाता है, तो अगर हमने इसी राम की बार बार एक ही राम की बात करनी है, तो क्या हम बार बार यूं ही संज्ञा को लिखते रहेंगे क्या? बार बार क्या हम राम का जिक्र करते रहेंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर बार बार राम का जिक्र किया जाएगा ये तो सेंटेंस फिर अधिकता में चला जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हम किसी संज्ञा के स्थान पर किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करें, या आप कहते हैं संज्ञा की पुनरावृत्ति, देखो एक बार और दो बार यानी पुनरावृत्ति हो रही है, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या जो हमारे वाक्य हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। सर्व माने सभी, नाम माने संज्ञा, यानी सभी संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरी बात, पहली बात ये तो हो गई। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें वह पैदल जाता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि राम पैदल जाता है की जगह पे। दूसरी बात है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, ये पूछा जाएगा बताइए सर्वनाम विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है? विकारी है कि अविकारी है? तो आप कहेंगे जो सर्वनाम है वो एक विकारी शब्द है। कैसा है? तो ये सर्वप्रथम क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए सर्वनाम एक विकारी है कि अविकारी है। अच्छा, विकारी कौन होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर काल कारक वचन का प्रभाव पड़ता है, काल कारक वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है, उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। और जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हम कहते हैं प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे उनको सर जी कहा जाता है अविकारी शब्द। क्या कहते हैं उनको? तो उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो जो हमारा सर्वनाम है प्यारे बच्चे, वो एक ऐसा शब्द है, तो आप कहेंगे कि सर जी ये एक विकारी शब्द है। ठीक बात? अच्छा, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सर्वनाम कहाँ प्रयोग किया? आप कहेंगे, तो यहाँ से याद रखें, सर्व माने सभी, नाम माने संज्ञा, यानी सभी संज्ञा के नाम माने क्या होता है? तो मैंने बताया नाम माने, आप कहेंगे संज्ञा, यानी सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इसकी हम परिभाषा छोटी सी लिखना चाहें, अगर हम प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा की अगर हम बात करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे संज्ञा के
संज्ञा के स्थान पर। ये बात समझ गए ना इस सेंटेंस वाली? इसको मैं हटा देता हूं और उसके बाद हम लिखते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन यूं भी आया था, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्वेश्चन आया था कि बताइए संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन का टाइप देखिए। क्वेश्चन आता है संज्ञा की पुनरावृत्ति को, आप लिखेंगे संज्ञा की पुनरावृत्ति, यानी संज्ञा बार बार एक ही संज्ञा बार बार ना आए, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे, उनको भी हम सर्वनाम कहते हैं। तो आप कहेंगे संज्ञा की पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, मतलब बार बार ना आने पाए, को नियंत्रित करने वाले शब्दों को भी हम क्या कहते हैं? शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो परिभाषाएं मैंने लिखवाई। मैंने पहली परिभाषा लिखाई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, और दूसरी बात मैंने कही कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का हम नियंत्रित करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको भी हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक बात? तो जो खास बात है वो आपको ये वाली ज़्यादा याद रखनी है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार के शब्द उत्तरदायी होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये होते हैं हमारे सर्वनाम। ठीक बात? अच्छा, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। फटाक से स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करें। हो गया? आप कहेंगे जी हाँ। अच्छा, अब जो मेन जो चीज़ ये है कि आपको समझना है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो अगर हम प्रकार की चर्चा करें, अच्छा बहुत लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, ज़रा आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर प्यारे बच्चे बात करने की कोशिश करें, किसकी बात अगर करेंगे, या आप ये कहें कि सर्वनाम को दो भागों में बांटा गया। अभी ऐसा मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ आएगा अभी। ठीक बात? समझिएगा ध्यान से बड़े, कि इस तरीके से पढ़ने में लाभ क्या है और हानियाँ क्या है। अगर हमने यहाँ पर लिखा सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर्वनाम के दो प्रकार होते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर आप समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएं, तो आप बताएंगे 6। कितने बताएंगे? 6। अब यहाँ पर ये देखिए, मैं इनको डिवाइड किस लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अभी अभी समझ में आएंगी। अगर पूछा है सर्वनाम के प्रकार कितने, तो आंसर क्या करना है? 6। लेकिन यहाँ पर मैं इनको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग होता है उत्पत्ति। पहला भाग कौन सा होता है? तो आप कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम। और दूसरा आप कहेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। यानी अगर हमको सर्वनाम के भेद को पता करना है तो हमको यहाँ पर दो प्रकार के आधार को लेकर चलना पड़ेगा। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद, दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। लेकिन अगर ऑल ओवर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6। लेकिन अगर कहा जाए उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 2। पूछा जाएगा कौन कौन सा, तो आप पहला बताएंगे मूल या मौलिक सर्वनाम। क्या कहेंगे? मूल या मौलिक सर्वनाम। अगर पूछा जाए कि बताइए दूसरा क्या है, तो दूसरा आप कहेंगे यौगिक सर्वनाम। क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे यौगिक
सर्वनाम। ये देखिए बिल्कुल नई चीज़ है, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं आपको इसको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक, यहाँ पर आपने ये देखा कि मैंने आपसे कहा कि दो आधार हैं, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम और दूसरा प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के, और जबकि हमारे प्रयोग के आधार पर सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक बात। अच्छा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए सर्वनाम की संख्या कितनी। देखो एक तो है सर्वनाम के, सबसे पहले इसको आप नोट कर लें फटाक से एक बार, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया तो आपने कहा जी हाँ। अब देखो इस पार्ट को हम देते हैं हटा, ठीक, याद रखिएगा ये पार्ट भी हमको पढ़ना है अभी। ठीक है, देखो आपके पास में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से। एक तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, या प्रकार को ही हम कहते हैं भेद कितने होते हैं। दूसरा आपके पास प्रश्न आता है कि सर्वनाम की संख्या, या आपसे पूछा जाए सर्वनाम की संख्या या सर्वनाम कितने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों में उत्तर अलग अलग है। आंसर कैसा है, सर्वनाम के प्रकार या भेद होते हैं 6, लेकिन सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11। सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 11 माने 11। तो आपने यहाँ देखा कि प्रकार तो 6 हैं, लेकिन सर्वनाम की संख्या जो है वो है 11 है। अब ये 11 प्रकार के सर्वनाम आपको पता कैसे चलेंगे, ये देखो लिखा है मूल या मौलिक सर्वनाम। तो मूल या मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 11 कौन कौन से हैं, क्योंकि सर्वनामों की जो संख्या होती है बहुत सारी होती है। याद कैसे रखेंगे, तो मैं देखो आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, आप बड़ी धैर्य से इसको नोट कर लें कौन कौन है। तो आप कहेंगे पहला है मैं, दूसरा है तू, फिर है आप, फिर है यह, फिर है वह। ठीक, अगला आ जाता है आपका यह वह, फिर आता है जो, फिर आता है सो, फिर आता है कुछ, फिर आता है कोई, और फिर आता है कौन, और आगे आते हैं क्या। कैसा भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये देखो ये 11 हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भैया मूल या मौलिक सर्वनाम क्या। आप सभी जानते हैं इस प्रकृति में कुछ चीज़ें मूल हैं और बाकी चीज़ें उन मूल चीज़ों से व्युत्पन्न की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। आपने जब फिजिक्स पढ़ी तो आपने पढ़ा है कि जो द्रव्यमान है उसकी मूल इकाई क्या है, तो आपने कहा है फंडामेंटल जो इकाई है वो है आपकी किलोग्राम। लेकिन अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल इकाई है आपकी ग्राम, लेकिन हम बात तो किलोग्राम की भी करते हैं, बात तो हम टन की भी करते हैं, बात तो हम कुंटल की भी करते हैं। यानी मूल इकाई है ग्राम, फिर ग्राम से हमने किलोग्राम को बनाया, एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जो मूल सर्वनाम है, जो मौलिक सर्वनाम, उनकी संख्या है 11। और यही एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए सर्वनामों की संख्या कितनी है या सर्वनाम कितने होते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए मूल सर्वनाम कौन सा है, तो ये 11 आपको रट के रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चे सभी को बताना पड़ेगा कि मूल सर्वनाम क्या है। बताओ यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे। अब बात हम बताएंगे आपको यौगिक की, लेकिन सबसे पहले बात आप बताइए यहाँ तक आप बात समझ गए। और देखिए जब भी वीडियो चला करें आप वीडियो को बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कम से कम बच्चा हमसे जुड़ता है, और जब कम से बच्चा जुड़ता है हमारा भी कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है। आप हमारा सपोर्ट करें और हम अपने एंड से आपकी इतनी मदद करेंगे जितनी आपने कभी हमसे आशा भी नहीं की होगी, क्योंकि मैं A to Z यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बात, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक बार इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। समझ गया ना। मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनकी उत्पत्ति मूलतः हुई है या इनको बनाया नहीं गया है, ये मूल हैं, यानी ये उत्पत्ति के आधार पर हैं। अब हम यौगिक सर्वनामों की बात करेंगे। यहाँ तक बात समझ गए, तो आपने कहा जी हाँ। ये सब कुछ आपको टू द पॉइंट नोट करना, ये एक एक शब्द एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने बात कर ली मौलिक सर्वनामों की जिनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी 11 है, और 11 कौन कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब दूसरी बात हम प्यारे बच्चे करने वाले हैं किसकी, तो आप कहेंगे दूसरी बात हम करेंगे यौगिक सर्वनाम की। किसकी, यौगिक सर्वनाम की हम बात करेंगे अगली। ठीक है बात। अच्छा,
यौगिक सर्वनाम क्या होता है? आप सभी जानते हैं यौगिक क्या होता है, तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। बस यहां पर वही करना है कि जब कभी, देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब कभी मूल सर्वनामों में हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है। देखो परिभाषा सबसे पहले मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा होती मूल सर्वनामों में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करने से विभक्त चिन्हों का प्रयोग करने से बनने वाले सर्वनाम यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब सर जी हमको ये बताइए कि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके आखिर बनता कैसे है। तो आप बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि एक हमारा जो है ये मैं है। अच्छा मैं आपको इंग्लिश से बताता हूँ। जैसे हमारे पास होता है आई, ध्यान से सुनिएगा, आई, मी, माई और माइन। अरे ये बात तो जानते हैं ना, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे सब के सब सर्वनाम के रूप हैं। लेकिन आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये है पजेसिव केस और ये है आपका पजेसिव में ही आता है, आप रिफ्लेक्सिव भी इसको कह सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी आई जो सर्वनाम है उसके अनेक रूप हैं। ऐसे यहाँ पर अनेक रूप कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, कारक चिन्ह पढ़ते हैं, कर्ता प्रथमाने कर्म द्वितीय को करण तृतीया से के द्वारा संप्रदान चतुर्थी से अलग होने में, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्वनाम है जिसको हम लिखते हैं मैं, अगर मान लीजिए इसमें हमने ने परसर्ग जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तो आप कहेंगे अगर आपने इसमें ने विभक्ति चिन्ह जोड़ दिया, ने कारक चिन्ह जोड़ दिया, यहाँ पर सर्वनामों में कारक चिन्ह लिखते हैं, विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं, लिख देते हैं कारक, और इसको याद रख कारक चिन्ह हो, तो मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये बन जाएगा मैंने। मान लीजिए मेरे पास मैं क्या है, मूल सर्वनाम है, हमको इसको कर्म बनाना है, हम इसमें क्या जोड़ेंगे, तो कर्म की विभक्ति क्या होती है, तो आप कहेंगे कर्ता प्रथमाने कर्म द्वितीया को जोड़ दिया। तो बताओ मैं को तो लिखा नहीं जाएगा, तो लिखा क्या जाएगा, तो आप कहेंगे लिखा जाएगा सर जी मुझको। क्या लिखा जाएगा, मुझको। मान लीजिए मेरे पास यही है, मैं ही है, मैं को हमको बनाना है करण, तो हमने लिख दिया से, हमको साधन बनाना है, तो क्या मैं से हो जाएगा, क्या मैं से हो जाएगा, नहीं, हो जाएगा मुझसे। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी हो जाएगा मुझसे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चे, आप कह सकते हैं कि सर जी आप तो 11 प्रकार के बता रहे हो, मैं आपको 40 प्रकार के गिनवा सकता हूँ। मैं, मैंने, मेरा, मेरे से, मेरे को, मुझसे, मेरे लिए, समझ तो वो कैसे बनते हैं। तो आप कहेंगे सर जी मैं एक उठा लिया जाता है, मूल सर्वनाम उठाइए और उस पर विभक्ति चिन्ह लगाइए और अपना आगे का सर्वनाम बनाते जाइए। ने लगाया मैंने बना, को लगाया मुझको बना, से लगाया मुझसे बना, अगर लिए लगा दें मेरे लिए बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? मुझ में, मुझ पर, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, यानी तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए जो मुझ पर है उसमें किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया, तो आप कहेंगे सर जी अधिकरण में, पे, पर, किसा अधिकरण का प्रयोग। यानी यहाँ पर मूल सर्वनाम से हम इन सर्वनामों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो जब भी कभी हम मूल सर्वनामों में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके जो सर्वनाम बनाए जाते हैं उनको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। और यकीन मानिए क्वेश्चन आता है कि निम्न में से यौगिक सर्वनाम है, या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मुझको में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मेरे से में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो सब कुछ चल रहा है ऑल अबाउट मूल का चल रहा है। समझ पाए ना? तो सर्वनामों की संख्या ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि आप कहेंगे सर जी मूल सर्वनामों में अगर आपने विभक्ति चिन्हों को जोड़ना शुरू कर दिया तो संख्या सीधी सी बात इनहेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बात, यहाँ तक बात समझ गए? याद रखिएगा। चलिए हटाइए यहाँ पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात करें। हो गया? तो यहाँ पर मैंने बात कर ली कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी मूल सर्वनाम होते हैं और यौगिक सर्वनाम होते हैं। ठीक है बात?
अच्छा, सभी लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब। आज मैं बार बार यही बात बोलूँगा क्लास में, क्योंकि आप लोग इस पर कंजूसी करते हैं, जबकि आपको लाइक तो करना चाहिए भाई। आपका लाइक करने में क्या जाता है, जब मैं अपने इनसे इतनी कोशिश करता हूँ तो आपको भी करनी चाहिए। तो ये ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार था, जो मैं आपसे बता रहा था कि अगर सर्वनाम के भेद पूछे जहाँ आपको 6 बताने होते हैं और लिखने भी हैं, तो दूसरा जो प्रकार था, जो दूसरा जो टाइप था, वहाँ पर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम या सर्वनामों के भेद। तो मुख्यतः यही सर्वनाम के भेद माने जाते हैं, प्रयोग या उसके आधार पर। लेकिन मैंने वो आपको वो चीज़ जो बताई है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना उसके आप इसका बेस नहीं समझ सकते हो। तो उसको तो हमेशा याद रखना है, कौन कौन सा, मूल और यौगिक, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने, आप लिखेंगे 6। आपको अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने, तब कहेंगे 2। अगर पूछा जाए प्रयोग के आधार पर तब भी 6, और नॉर्मल पूछा जाए सर्वनाम के भेद तब भी 6। कौन कौन से, तो सबसे पहले उन पर हम बात कर लें कि हैं कौन कौन से, पहले ये तो जाना जाए। तो आप कहेंगे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला होता है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में जो अगला होता है उसको हम कहते हैं संबंधवाचक, क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, उनको याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आप कहेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बात, ये बात आप समझे कि नहीं समझे। तो सबसे पहले इसको नोट करें, ये तो समझें कि आखिर सर्वनाम के प्रकार होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से सर्वनाम का प्रकार नहीं है या निम्न में से सर्वनाम का प्रकार है, तो कम से कम इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो आप कहेंगे सर हम बिल्कुल यहाँ तक सहमत है। सहमत हो? जी हाँ। देखिए तो फिर अब आगे की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के, और समझिए बूझिए बहुत ही प्यारा सर्वनाम का प्रकार है ये। तो यहाँ तक हो गया स्क्रीनशॉट, एक बार नहीं हुआ तो एक बार कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब बात जो चलने वाली है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए आपको कितने क्वेश्चन तैयार हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन कितने तैयार हुए। तो आप कहेंगे सर जी 5-6 क्वेश्चन तैयार हुए। सबसे पहला क्या, सर्वनाम क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहली बात मैंने ये तैयार करवाई कि संज्ञा की क्या करते हैं। तो आप कहेंगे संज्ञा की पुनरावृत्ति को क्या करते हैं। तो आप कहेंगे पुनरावृत्ति को रोकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई कि आप दूसरी बात याद रखिएगा कि सर्वनाम जो होते हैं वो कितने, सर्वनाम कितने होते हैं। आपने कहा 11। या आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद, अगर पूछा तीसरा पूछा गया ये जो लिखा हुआ है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6। सर्वनाम कितने होते हैं, 11। या मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तब भी 11। फिर आपने सुना कि कौन कौन से होते हैं, तो तू, मैं, आदि आदि चीज़ें आपने अभी अभी जानी हैं। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो आप कहेंगे कर रहे हैं व्याकरण संबंधी, व्याकरण के आधार पर, या आप कहेंगे कि प्रयोग के आधार पर। तो सबसे जो पहला मैंने यह बताया आपको, मैंने कहा हम आज समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक बात, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए समझिए जरा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहली बात तो आपको ये जान लो कि पुरुषवाचक में आते कौन कौन से हैं। सब बेसिक मतलब सबसे पहले हम जानते हैं। तो पुरुषवाचक में हम कौन कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे पहला आता है मैं, फिर आता है तू, फिर आता है आप, फिर आ जाता है यह और वह।
तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुरुषवाचक में आता कौन कौन है। मैं आता है, तू आता है, आप आता है, यह और वह, ये 5 प्रकार के जो हमारे उन 11 में से ये जो 5 हैं ये हमारे कहाँ पर आते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानेंगे कैसे, तो आप याद रखिएगा कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष की स्थान पर प्रयोग किया। पुरुष क्या है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, पुरुष का मतलब यहाँ पर प्राणी से लेना है। क्या लेना है, तो आप कहेंगे प्राणी। क्या लेना है, तो आप कहेंगे प्राणी। ठीक है, तो अगर ये जो पांचों के पांचों सर्वनाम हैं, अगर कोई सर्वनाम या ऐसे सर्वनाम जो किसी प्राणी की जगह पर, प्राणी के स्थान पर, प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ पर एक बात ये तो पक्का चल गई कि अगर कोई सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, अगर वो अप्राणीवाचक, किसकी जगह पर, अप्राणीवाचक, यानी अप्राणीवाचक का मतलब क्या है, निर्जीव। अगर वो किसी निर्जीव वस्तु के लिए है, यानी वो नहीं हो सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो मैं लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, यह एक बालक है, एक बात। दूसरा मैंने लिखा, यह एक कार है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 सेंटेंस लिखे हो, ध्यान से सुनिएगा। एक तो लिखा है यह एक बालक है और दूसरा लिखा है यह एक कार है। अगर हम पूछे बताओ यहाँ पर यह क्या है, तो आप कहेंगे क्योंकि बालक कैसा है, सजीव है। तो मान लो यहाँ लिखा होगा राम एक बालक है, मान लो ऐसा लिखा रहा होगा कि राम एक बालक है, यानी यहाँ पर सजीव कुछ रहा होगा, तो सजीव को हटा करके हमने यह लिख दिया है। ठीक बात, यानी ये तो भैया प्राणीवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम है। परंतु अगर प्यारे बच्चे हम बात करें इस यह की, यह एक कार है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार का नाम लिखा होगा, और कार कैसा होता है, आप कहेंगे निर्जीव होता है। तो क्या ये जो यह है, क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी जो यह है इसका 2 जगह प्रयोग किया जाता है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर यह का प्रयोग किसी प्राणीवाचक के लिए हुआ है, यानी सजीव के लिए हुआ है, तब तो वो पुरुषवाचक कहलाएगा, अदरवाइज पुरुषवाचक नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ पर समझ गए कि ये जो लिखे हुए भी हैं इस पर भी हमको ध्यान देना है कि ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब एक बात समझिए, आप यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे, ये वाली बात। अच्छा देखो, अब आगे समझो। पुरुष का अर्थ आपको किससे लेना है, तो प्राणी से लेना है, यानी वे सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं परिभाषा। क्या लिखते हैं इसकी, हम ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा मैं लिख रहा हूँ इसकी, परिभाषा क्या लिखनी है, तो परिभाषा याद रखनी है, वे सर्वनाम जो किसी प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यानी निर्जीव का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। ये बात आपको भली भांति समझनी होगी। समझ गए भाई? आपने कहा जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और यही 5 आते हैं, तो ये जैसे में इनको लिख लेंगे, मैं तू जैसे। कौन कौन से, तो आप कहेंगे जैसे में सर हम इनको लिख लेंगे। किसको, मैं, तू, आप, यह और वह मूल हैं ये। ठीक बात, समझ गए यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए प्राणी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन, कैसे कैसे हो सकता है? जैसे मैं है, तो मैं किसके लिए प्रयोग करता है? व्यक्ति खुद के लिए करता है। तू किसके लिए करता है? तो आप कहेंगे किसी दूसरे के लिए करता है। यह वह किसी तीसरे के लिए करता है या किसी दूसरे के लिए करता है। यानी यहाँ पर जो हमारे सर्वनाम दिख रहे हैं, क्या बच्चे आपको इसमें कैटेगरी नहीं दिख रही है कि मैं का प्रयोग है वो खुद व्यक्ति अपने लिए करेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, यानी मैंने खुद के लिए मैं का प्रयोग किया और तुम्हारे लिए तुम का प्रयोग किया या तू का प्रयोग किया, तू पढ़ रहा है। यानी इसमें भी कुछ ना कुछ वैरायटी तो जरूर है, क्योंकि कुछ श्रोता अपने लिए, वक्ता जो है, वक्ता मतलब बोलने वाला अपने लिए कर रहा है, और कुछ सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए कर रहा है, और कुछ में यह हवा के लिए और भी कर रहा है। ठीक है बात? तो यहाँ पर ज़रा समझने वाली बात है, और ध्यान से यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या दिक्कत है।
देखो हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट हो गया है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया है। देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो सर्वनाम जो टॉपिक है वो ध्यान से बड़ा समझने वाला है, क्योंकि यूँ आप पढ़ेंगे तो यूँ ही एग्जाम में अब नहीं पूछा जाने लगा है, कुछ ना कुछ उसमें इस फैसिलिटी होनी चाहिए तभी पूछा जाता है। तो पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम, इसके 3 प्रकार थे। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ के आए, फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सीट साइड। तो होता सेम यहाँ पर भी वैसे ही है, बस यहाँ पर वहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं, यहाँ पर नाम बदल जाता है। क्या क्या बदल जाता है? तो यहाँ पर पहले वाले को कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं आप। दूसरा जो सेकंड पर्सन होता है उसको कहते हैं हम, यहाँ पर कहा जाता है हिंदी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन होता है वहाँ पर, वैसे तो थर्ड को तृतीय कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? तो आप कहेंगे, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा दिखते हैं तो हमें आसानी रहेगी। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकंड पर्सन, इसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो अब यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर समझ में आएगी, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? यहाँ पर अगर हम लिखें, आप कहेंगे सर जी आई और वी आता है। आई का हिंदी क्या होता है? मैं। क्या होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर सर जी मैं पक्का आएगा और हम पक्का आएगा। अच्छा, हम क्या होता है समझ लीजिए, जैसे कि मैं जो होता है, मैं से मैंने बन गया, लेकिन अगर हम कहें मैं का बहुवचन क्या होता है, तो आप कहेंगे हम होता है। भाई जैसे मैं हूँ, अपने लिए मैं का प्रयोग करूँ, लेकिन मेरे साथ अगर 4 टीचर और आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हम सब, या हम डियर लर्नर्स की टीम है, या मैं डियर, और जब खुद का प्रयोग करेंगे, यानी जो हम है ये मैं का क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये मैं का बहुवचन है। याद रखिए क्या है? मैं का बहुवचन। याद रखिएगा ये शब्द को बहुत कोई नया नहीं आया। तो इतनी बात समझ गए ना? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इतनी बात हमको समझ में आई कि जैसे आई वी फर्स्ट पर्सन में होता है, ऐसे उत्तम पुरुष में भी मैं और हम होता है। दूसरी बात, सेकेंड पर्सन में आप कहेंगे यहाँ पर होता है यू, ऐसे यहाँ पर भी सेम चीज़ वही है, यहाँ पर भी होता है तू या तुम। अब जो तुम आता है काहे से बना है? तू से बना, चूँकि तू पूर्णतया खड़ी बोली का एक शब्द है, लेकिन जो तुम है थोड़ी सी तन्मयता आ जाती है, थोड़ा सा इसको हम मोड़ देते हैं, या हम इसको थोड़ा सा अगर तन्मयता ले आएँ, अगर सम्मान का भाव ले आएँ तो हो जाएगा। और जो आप होता है, अब देखिए आप के बहुत सारे स्वरूप हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ समझ गए? जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, तो आप कहते हैं ही, सी, इट, दे आदि चीज़ें आती हैं। ऐसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर आता है यह, इसका बहुवचन ये, वह, इसका बहुवचन वे। समझिएगा, जैसे यह एक लड़का है और ये लड़के हैं, मतलब यह अगर हम किसी भी चीज़ को अगर सिंगल है तो यह बोलेंगे। अगर हमने क्या कहा था और ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये यौगिक सर्वनाम है, और ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी मूल सर्वनाम है। तो देखो वही बात, मूल सर्वनाम यौगिक सर्वनाम, मूल सर्वनाम यौगिक सर्वनाम, यानी जो यह है, जो ये है, ये काहे से बनाया गया है, तो आप कहेंगे सर जी यह से बनाया गया है। अच्छा, तो आप समझ गए कि इसमें कौन। अच्छा अब देखो, मैं तो आएगा ही आएगा, अब इसके जितने भी आप बना सकते हैं, जितने भी इसके यौगिक बनते हैं, वे सब भी इसी में आएंगे। जैसे मैंने इसी में आएगा, मेरा इसी में आएगा, मुझको इसी में आएगा, मुझसे इसी, यानी आप एक बात ये समझ लीजिए कि अगर मैं मान लीजिए उत्तम पुरुष में अगर आया है, तो मैं से बनने वाले समस्त जो सर्वनाम है वो सब उत्तम पुरुष में ही आएंगे। जैसे तू है, तो तू से क्या बनेगा? तुम बना, तुमसे बना, तुमको बना, तेरा बना, ये सारी चीज़ें बनी है कि नहीं बनी है? यानी तुम से बनने वाले या तू से बनने वाले समस्त जो भी सर्वनाम होंगे वो मध्यम पुरुष में आएंगे। ऐसे यह, ये से, वह, वे से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, यह से ये बनता है और वह से वे बनता है, तो ये इसमें आएंगे। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा बताइए कि यह, ये, वह, वे किस में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आप कहेंगे अन्य पुरुष में। तुम, तू किस में प्रयोग किया, आप कहेंगे मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होता है, तो आप यहाँ पर समझ ही रहे हैं। ठीक बात। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है
अभी मैंने कहा था उत्तम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आई वी किसके लिए प्रयोग होता है? खुद के लिए। तो बताइए मैं यहाँ पर श्रोता हूँ कि वक्ता हूँ? तो आप कहेंगे सर जी आप बोल रहे हैं, आप वक्ता हैं, यानी वक्ता के लिए प्रयोग किया जाने वाला, वक्ता के लिए किस पुरुष का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष का। अच्छा आप बताइए क्या है, आप श्रोता हैं कि वक्ता हैं? तो आप कहेंगे सर जी हम श्रोता हैं, यानी हम सुन रहे हैं। आप मेरे सामने वहाँ पर बैठे अपने घरों में और सुन रहे हैं, आप हो गए श्रोता। तो आप कहेंगे कि श्रोता के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा श्रोता के लिए मध्यम पुरुष। और जब किसी अन्य के लिए, अन्य के लिए, अन्य का मतलब क्या है? जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जैसे मैं और आप मिलकर किसी तीसरे की बात करें, जो ना तो आप हैं ना तो मैं हूँ। जैसे मान लीजिए आपके साथ में कल एक लड़के ने क्लास को लाइव अटेंड किया था, लेकिन आज वो नहीं है। मैं आपसे पूछने बताइए भाई कि जो हमारे दीपक साहब हैं वो कहाँ हैं? तो आप कहेंगे सर जी वो दीपक जो हैं वो आज क्लास में नहीं आए, या उनको कोई समस्या हो गई। यानी ना तो वक्ता अपनी बात कर रहा है, ना श्रोता अपनी बात कर रहा है, या ना तो श्रोता की बात हो रही है, बल्कि किसी अन्य की बात हो रही है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में है थोड़ी ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं हुआ वक्ता, आप सुन रहे हैं, आप हुए श्रोता। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो, जैसे कि वे बहुत ही महान विभूति थे, तो वे क्या है? तो आप कहेंगे अन्यवाचक है। यानी श्रोता और वक्ता की बात ना हो करके जब किसी अन्य की बात होती है तो उसको हम कहते हैं। तो ये देखो बड़ी खास बात है, वक्ता के लिए प्रयोग उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए प्रयोग मध्यम पुरुष, अन्य के लिए अन्य पुरुष। या आप इतना कम से कम याद रखें कि मैं हम किस में आता है? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से आप याद रखेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, जल्दी से करिए। तो आपने कहा जी सर जी स्क्रीनशॉट डन हो गया है। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे प्यारे बच्चे। हमारे जो बाकी जो टाइप बच्चे हैं मैं अगली क्लास में आपको विधिवत पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब आपसे मेरी यही एक गुजारिश है कि आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतरता से बढ़ते रहिए, क्योंकि आज आप अगर बैठ गए तो आपसे कोई ना कोई आगे पक्का निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और जो पढ़ रहा है वो आपसे आगे निकलेगा और आपकी सीट को 100% कवर करने की कोशिश करेगा। इसलिए नित पढ़ें, नित कुछ नया सीखें और नित आगे बढ़ते रहें। खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। और आप लोग निरंतर कुछ ना कुछ पढ़िए और हमारा भी सपोर्ट करिए। आप अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। और जब जो भी आप चाहते हैं दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिलें, ये हमारी और डियर लर्नर्स की तरफ से आपको भारी भरकम शुभकामनाएं हैं। और त्योहारों का समय आ रहा है तो आप लोग त्यौहार भी करते जाएं, लेकिन साथ साथ में पढ़ते भी जाएं ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो अभी के लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।